दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। हमारा 66th बीपीएससी प्री से संबंधित जो ये सीरीज चल रहा है, इससे रिगार्डिंग ये दूसरा वीडियो है। इससे पहला वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को देखिए और उसमें प्रैक्टिस कीजिए। आप 50 में से कितने प्रश्नों को सही सॉल्व कर पाते हैं वो मुझे कॉमेंट करके भी जरूर बताइए। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ दिया गया है। पीडीएफ को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और साथ ही ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसका भी पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया जा सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल के जरिए जुड़ के हमारे द्वारा जारी किए गए सारे पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो की अगर बात करें तो इस वीडियो में हमारा कुल मिलाकर 50 प्रश्न है और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ये टॉप 50 क्वेश्चन है और ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें कट ऑफ रखा गया है 38। आप कोशिश कीजिए कि 38 से अधिक प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएं सही और अगर 38 से आपका सही होता है ज़्यादा तो आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। और अगर 38 से कम भी है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप हमारा ये सीरीज निरंतर देखिए, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। 66th बीपीएससी अभी आने में टाइम है, तो हमारा टारगेट है कि 66th बीपीएससी तक हम आपको बीपीएससी एग्जाम में पूछे हुए वैसे प्रश्नों को प्रैक्टिस के तौर पे आपको बताएंगे। और कुछ ऐसे भी प्रश्नों को मैंने इस सीरीज में शामिल किया है जो आपके आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप जरूर प्रैक्टिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न की प्रकृति आपको बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के ही तरह देखने को मिलेगा। और ये जो 5 प्रश्न दिए, हम जो 5 ऑप्शन दिए गए इनमें से 5वां ऑप्शन को भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ मैं प्रत्येक प्रश्न को पढ़ूंगा, उसके बाद आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इस बीच आप अपना आंसर यानी कि इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे और चाहे तो आप अपना आंसर कमेंट के माध्यम से भी मुझे बता सकते हैं। तो चलिए, सभी प्रश्नों में यही प्रारूप है। पहला प्रश्न है, धौलावीरा नामक हड़प्पा नगर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे टाइमर स्टार्ट होगा, आप इसे सॉल्व करें। आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा धौलावीरा नामक हड़प्पा नगर स्थित है कच्छ में और ये गुजरात में पड़ता है। तो इस प्रकार हमारा जो सही आंसर होगा इसका, धौलावीरा नामक हड़प्पा नगर कहाँ स्थित है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, कच्छ में। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र है? तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का सही आंसर होगा भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है और यहीं पे भारत में जो सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र है इसी क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका क्षेत्र में। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और एक प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है, अभी मैंने बताया और पिछले कई वीडियो में बताया है कि भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देखिए, सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। तो आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। जबकि अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसका अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। तो आपको दोनों यहाँ पे डिफरेंस याद रखना है। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण व्यक्ता थे ये जॉन मार्शल थे। इन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा की थी और सिंधु सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो जो था वो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोजा गया था। आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसको हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई थी। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। और इसी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की जो खोज की घोषणा किया गया था वो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो की बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम हमारा आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। जो यहाँ पे महाजनपद की चर्चा है, जो भारत के अंतर्गत प्राचीन भारत में महाजनपद की चर्चा मिलती है, मैंने आपको कई बार बताया है। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जबकि जैन धर्म से संबंधित एक पुस्तक है भगवती सूत्र। ये दोनों ऐसी पुस्तक है जिसमें पहली बार भारत के क्षेत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। और उस बुक में ये भी लिखा गया है कि बिहार के क्षेत्र में, प्राचीन बिहार के क्षेत्र में
3 महाजनपद थे, अंग, मगध और लिच्छवी। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आने वाले समय में बीपीएससी 66वीं बीपीएससी में ये सब प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम 5वां प्रश्न देखेंगे। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पे गलती से देवराम लिखा गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा अशोक। मौर्य शासक अशोक देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। अशोक काफी प्रतापी शासक था मौर्य वंश का, इस बात का ध्यान रखेंगे। अशोक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्राचीन इतिहास से बुक है तो अशोक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। हालांकि प्राचीन भारत के अंतर्गत जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे उसमें अधिक अशोक से संबंधित कई सारे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये सब प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जाने की संभावना बनती है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा शासक था? यहाँ पे आपसे क्रम पूछा जा रहा है। कुषाण वंश का कौन सा शासक था, किस क्रम का शासक था? तो आंसर होगा कनिष्क कुषाण वंश का तृतीय शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का तृतीय शासक था और कनिष्क के शासनकाल में ही कला की गांधार शैली फली फूली थी। ये भी प्रश्न बीपीएससी 2 या 3 बार पूछ चुकी है, तो ये दोनों प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है तक्षशिला कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का आंसर होगा पाकिस्तान। तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित थी। प्राचीन विश्वविद्यालय से संबंधित है। प्राचीन भारत में 3 विश्वविद्यालय की चर्चा मिलती है, आप सभी को पता होगा, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा विध्वंस किया गया था। तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। भरहुत भूमि किससे संबंधित है? भरहुत भूमि का संबंध किस धर्म से है? इस प्रश्न का आंसर होगा बौद्ध धर्म से। भरहुत भूमि का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म से संबंधित हमारा एक वीडियो है जहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वहाँ पे मैंने बताया है। 1 लिनियर फॉर्मेट में है वो, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको अरेंज मिलेगा। प्राचीन भारत से संबंधित एक इम्तियाज अहमद की पुस्तक है, उसको मैंने प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इम्तियाज अहमद के बुक में दिए हुए, वे सारे के सारे वीडियो फॉर्मेट में मैंने आपको बताया है। काफ़ी सारा उसका वीडियो है, प्लेलिस्ट में अरेंज है, शायद 14 या 15 वीडियो है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। निसंदेह ही वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हूबहू एकदम से बुक को मैंने छाप दिया है, आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं, विथ ऑप्शन है, और उसका पीडीएफ भी मैंने दिया है। अगर आपको प्राचीन भारत से संबंधित जो हमारा मास्टर पीडीएफ है अगर आपको नहीं मिला है तो मुझसे संपर्क कीजिए, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको वो पीडीएफ भेज दूँगा। काफ़ी लोगों ने इसे डाउनलोड करके इसका लाभ उठा रहे हैं, तो आप भी चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे सभी पीडीएफ दिया गया है, आप वहाँ से हमें इसे डाउनलोड करके अपने तैयारी को काफ़ी अच्छे ढंग से सुनियोजित तरीके से कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि मैंने पहले भी जो सारे पीडीएफ भेजे हैं वो भी आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि व्हाट्सएप पे ये फीचर नहीं है, लेकिन टेलीग्राम पे ये फीचर है कि अगर आप आज भी अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो पिछले हम 2 महीने पहले मैंने क्या भेजा था आप वो भी डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का यही खासियत है। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार का कार्य को किसने पूरा किया था, ये बताना है आपको। इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा इल्तुतमिश। देखिए, कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार का नींव रखा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था भारत में, और कुतुबुद्दीन का जो मृत्यु हो जाने के कारण ये कार्य जो था कुतुब मीनार का पूरा नहीं हो पाया था। तो इस वजह से इल्तुतमिश ने इसके कार्य को पूरा किया था, और कार्य पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे इस प्रश्न में एक और देखने को मिलेगा आपको कि कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में है और चार मीनार हैदराबाद में है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में जो था इसका गुलाम था भारत में, इसका मोहम्मद गौरी का, तो वहाँ से आप इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार, और ये दिल्ली में है। चार मीनार हैदराबाद में है।
एकदम से चीज़ों को आप चैन बना के याद रखेंगे तो काफ़ी आसान होगी आपको याद करने में। चलिए अगला प्रश्न है, सिलसिला किससे संबंधित है? अगर वीडियो से आपको हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर हमारे लिए काफ़ी अहम होता है। तो सिलसिला किससे संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर होगा सूफी मत से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शाहजहांबाद कहाँ स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। 266वीं बीपीएससी में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उसको ध्यान रखते हुए हमने इस फॉर्मेट को तैयार किया है। ये आपके लिए उपयोगी है, इसका लाभ लें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगला प्रश्न है, शाहजहांबाद कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली में। शाहजहांबाद दिल्ली में है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बाद में। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही क्या था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा, दीन ए इलाही एक धर्म था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा। दीन ए इलाही एक धर्म था और ये अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि धर्म। दीन ए इलाही एक धर्म था। अगला प्रश्न है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। और आप सभी को पता होना चाहिए कि अस्थायी बंदोबस्त जो था वो भू राजस्व वसूली से संबंधित एक प्रणाली था, एक कानून था, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में शुरू किया था या लागू किया था। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था 1793 ईस्वी में और ये अस्थायी बंदोबस्त भू राजस्व वसूली से संबंधित एक कानून था या फिर आप कह सकते हैं एक प्रणाली था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संस्थापक कौन थे? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का एक नारा काफी प्रचलित है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? काफी फेमस प्रश्न है, काफी चर्चित प्रश्न है। महात्मा गांधी का दांडी मार्च नमक कानून के अंतर्गत दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? इस प्रश्न का आंसर होगा अप्रैल 1930 में। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कपाल कुंडला के लेखक कौन थे? कपाल कुंडला के लेखक कौन थे? तो हमारा आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। कपाल कुंडला के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? बताइए इस प्रश्न का क्या होगा आंसर। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? यह हुआ था 1952 में। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग कौन थे? मार्टिन लूथर किंग। तो ये निग्रो के नागरिक हक के लिए लड़ने वाले एक इंसान थे मार्टिन लूथर किंग। आप ध्यान रखिएगा, निग्रो के नागरिक हक के लिए लड़ने वाला मार्टिन लूथर किंग। चलिए अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का राज्य किस संशोधन के द्वारा बना था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 36वां संशोधन के द्वारा। सिक्किम है भारत का राज्य
जो कि 36वें संशोधन के द्वारा बनाया गया था, और ये 36वां संशोधन 1975 में हुआ था। 1975 में 36वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था, जबकि उससे एक वर्ष पूर्व 1974 में जब इसका संविधान का 35वां संशोधन हुआ था तो सिक्किम को सह राज्य की उपाधि दिया गया था, और अभी फिलहाल इसे 36वें संशोधन के द्वारा राज्य की उपाधि दी गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 36वां संशोधन, जो कि 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? बीपीएससी की दृष्टि से ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आप बोल सकते हैं ये VVI प्रश्न है। तो भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित में से इससे अधिक नहीं हो सकता है। तो लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, या फिर अधिक नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, 6 माह। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा निर्वाचन मंडल, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? यह एक पुस्तक का नाम है और इसके लेखक कौन है? 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा BM कॉल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं BM कॉल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जनगण मन कब और कहां सर्वप्रथम गाया गया था? जनगण मन कब और कहां सर्वप्रथम गाया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1911 में कोलकाता में। जनगण मन सर्वप्रथम 1911 में कोलकाता में गाया गया था, और आप सभी को पता होना चाहिए यही वो वर्ष है जब भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर नई दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। और जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है, इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 25वां प्रश्न है, पंजाब का शेर किसे कहते हैं? या फिर आप इस प्रश्न को ऐसे भी बोल सकते हैं, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पंजाब का शेर लाला लाजपत राय को कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? सही आंसर होगा 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा नामक राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा यहाँ पे 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। सारे जहां से अच्छा नामक राष्ट्रीय गीत को मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बीपीएससी एग्जाम में कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। बीपीएससी ही नहीं बल्कि कई एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा वृक्ष की रक्षा से। चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्ष की रक्षा से, सुरक्षा से। और चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे, जो मुखिया थे, सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वृक्ष की रक्षा से संबंधित है चिपको आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, पीलिया एक बीमारी है, यह निम्न में से किस भाग को संक्रमित करता है?
इस प्रश्न का आंसर होगा यकृत को। पीलिया एक बीमारी है, यह मनुष्य शरीर में यकृत को संक्रमित करता है। यकृत को आप लीवर नाम से भी जानते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यकृत को। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन सी। विटामिन सी खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। और आपको बता दूं, विटामिन सी की यहाँ पे बात आई है तो लाल मिर्च में विटामिन सी पाई जाती है, जबकि अगर हरी मिर्च की बात करेगा तो हरी मिर्च में विटामिन ए पाया जाता है। ये दोनों चीज़ों में आप डिफरेंस से याद रखेंगे, हरी मिर्च और लाल मिर्च में। हरी मिर्च में विटामिन ए और लाल मिर्च में विटामिन सी। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एंजाइम निम्न में से किस प्रकृति के पदार्थ से बना होता है। एंजाइम निम्न में से किस प्रकृति के पदार्थ से बना होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रोटीन। एंजाइम निम्न में से किस प्रकृति के पदार्थ से बना होता है। तो एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन से बना होता है। अगला प्रश्न है रक्त के संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था। रक्त के संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था। इस प्रश्न का आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। रक्त के संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है वनों का प्रबंधन एवं रखरखाव का विज्ञान क्या कहलाता है। वनों का प्रबंधन एवं रखरखाव का विज्ञान क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सिल्वीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट हमारे मोटिवेशन को और अधिक बढ़ाता है। आपका एक लाइक करने से ये होगा कि ये वीडियो और भी अधिक लोग देख पाएंगे। आप एक लाइक करेंगे तो यूट्यूब सोचेगा हाँ अच्छा कंटेंट है, यूट्यूब चाहेगा इसे और भी आगे बढ़ाना। तो इससे ये होगा कि ऐसे छात्र जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उसके पास ये वीडियो पहुंचेगी, वो भी इस वीडियो को देखेंगे और उसकी भी हेल्प हो पाएगी। बस मेरा मकसद ये है आप लोगों की सेवा करना, और मैं चाहता हूं कि मैं अधिक से अधिक वीडियो बनाऊं। तो इसके पीछे ये उद्देश्य यही है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, लेकिन कब तक करूंगा, जब व्यूज ही नहीं आएगा तो वीडियो बनाने का मन कैसे करेगा। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि व्यूज अधिक आए और भी मुझे और उत्साह के साथ वीडियो बनाने का मन करेगा। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट करने में 2 से 3 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। आप कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे एड्स का कारण क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा एड्स का कारण है वायरस। HIV वायरस के कारण एड्स होता है, और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का कारण है वायरस। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी निम्न में से किससे संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर होगा एंटीबायोटिक कारखाने से। महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी एंटीबायोटिक कारखाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है श्याम किसका पुराना नाम है। काफी इजी प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। श्याम किसका पुराना नाम है। इस प्रश्न का आंसर होगा थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और थाईलैंड का ही पुराना नाम है श्याम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है ब्राजील की राजधानी कहाँ है। यह भी इजी प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ब्राजील की राजधानी है ब्रासीलिया।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ब्राउन कोल। लिग्नाइट कोयले का एक प्रकार है और इसे ब्राउन कोल कहा जाता है। और आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने कई बार आपको कोयले के प्रकार के बारे में बताया है। कोयला जो होता है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। सबसे उत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट, फिर आता है बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर आता है पीट। तो ये 4 प्रकार होते हैं कोयले का। अगर आपसे कोई पूछे कोयले कितने प्रकार के होते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इस बात का ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के दोनों तरफ स्थित ग्रह कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी के दोनों तरफ स्थित ग्रह कौन सा है? तो चलिए इसको हम लोग एक डायग्राम के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा सूरज है। प्रश्न है, पृथ्वी के दोनों तरफ स्थित ग्रह कौन सा है? ये हमारा सूरज है और सूर्य से सबसे निकटवर्ती जो ग्रह है वो हमारा है बुध। चलिए हम एक डायग्राम के जरिए से समझ लीजिए, यह बुध है, ठीक है, ये बुध है, फिर हमारा ये शुक्र है, उसके बाद हमारा आता है पृथ्वी। इसे मैं बड़ा करके ले रहा हूँ, ठीक है, ये पृथ्वी है, पहले ये बुध, फिर ये शुक्र, ये फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो यहाँ पे देखिए पहले आया बुध, फिर शुक्र, ये हमारा शुक्र है, ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा मंगल है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर पृथ्वी के बगल में एक तरफ शुक्र है, एक तरफ मंगल है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के दोनों तरफ स्थित ग्रह है मंगल और शुक्र। देखिए यहाँ पे पहला है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, यानी कि शुक्र और मंगल पृथ्वी के दोनों तरफ स्थित ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का आंसर होगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा माउंट अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? काफी इजी प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल, जबकि मेघालय की राजधानी शिल्लोंग, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। मिजोरम की राजधानी आइजोल, मेघालय का शिल्लोंग, त्रिपुरा का अगरतला और नागालैंड का कोहिमा, ये सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, पेब्लो पिकासो। आप सभी को पता होगा पिकासो का पेंटिंग काफ़ी फेमस होता है, काफ़ी महंगा होता है। तो पेब्लो पिकासो एक चित्रकार थे। यह कहाँ के रहने वाले थे? किस देश के निवासी थे? तो 42वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पेन। यह एक स्पेनिश थे। पेब्लो पिकासो स्पेनिश थे, ये स्पेन के रहने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न है, चाइना मैन एक पद है जिसे किस में प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। चाइना मैन एक पद है, यह किस में प्रयोग किया जाता है? ये मुझे लग रहा है थोड़ी हद तक इसका आंसर क्रिकेट होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये पता है, आप वीडियो देख रहे हैं, आप में से अगर किसी को पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए ये इसका आंसर क्या होगा। चाइना मैन एक पद है जिसे किस में प्रयोग किया जाता है? मुझे तो लग रहा है इसका आंसर सी होगा, लेकिन आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न को हम यहीं पे लीव करते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं 44वें नंबर पे। यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो 44वें का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेरिस में। यूनेस्को का प्रधान कार्यालय पेरिस में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वी हैव मेड ए ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। यह कथन किसका है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वी हैव मेड ए ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। और आप सभी को पता होगा जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के पिता थे और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी के जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री 1954 में, तो उस वक्त जो चीन के राष्ट्रपति थे चाउ एन-लाई, उसके साथ मिलकर पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था भारत और चीन के बीच में। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था और तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हुंकार हिंदी कविताओं का एक संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? तो हुंकार हिंदी कविताओं का एक संग्रह है, इसके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 47 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में धातु रूप में पाई जाती है? यानी कि कौन ऐसी धातु है जो प्रकृति में धात्विक रूप में ही पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोना, गोल्ड। यह एक ऐसी धातु है जो प्रकृति में धात्विक रूप में ही पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सभी ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद चुनाव कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ब्लीचिंग पाउडर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ब्लीचिंग पाउडर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए यहाँ पे टाइमर स्टार्ट होता है, आप सभी को पढ़िए और उसके बाद निर्धारित कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा बनाया जाता है, ये गलत है। फिर उसके बाद हमारा है ऑप्शन नंबर बी, यह ऑक्सीकारक पदार्थ है, ये भी गलत है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, यह अम्ल से क्रिया करके ऑक्सीजन देता है, ये भी ऑप्शन सी गलत है। उसके बाद है, यह रंग का अवकरण करके पदार्थ को रंगहीन कर देता है। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ब्लीचिंग पाउडर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, यह रंग का अवकरण करके पदार्थ को रंगहीन कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? इस प्रश्न का आंसर होगा नरेंद्र मोदी। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान कब किया था? ये एक ऐसा प्रश्न है, 50वां प्रश्न, आपको एग्जाम में 95% गारंटी देता हूं ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान कब किया था? इस प्रश्न का आंसर होगा 22 मार्च। जनता कर्फ्यू का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 22 मार्च को किया गया था और उसके 2 दिन के बाद से लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, यानी कि 24 मार्च से। तो ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, जनता कर्फ्यू का ऐलान 22 मार्च को किया गया था और जबकि लॉकडाउन वो 24 मार्च से। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में कुल मिला के 50 प्रश्न थे। 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया है, एकदम ईमानदारी से आप कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए आपने 50 में से कितने प्रश्नों को सही से हल किया। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पीडीएफ बिल्कुल इसी तरह से दिया जाएगा, आप पीडीएफ देखिए, आपको पीडीएफ काफ़ी पसंद आएगा। आप पूरी 50 प्रश्नों का जो सीरीज है इसे सॉल्व कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि 40 या 42 से अधिक आपका सही हो। अगर आप 45 से एकदम ऊपर चल जाते हैं तो आपकी तैयारी एकदम एक्सलेंट है। तो आज की इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से जरा से भी हेल्प मिली हो तो दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे आने वाले जो वीडियो हैं उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि चैनल पे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।
तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।